कश्मीरी पंडितों पे सियासत कैसे होगी? पॉलिटिक्स है ये। और ये कश्मीरी पंडित जो लीडर कहते थे होमलैंड चाहिए, पनून कश्मीर है, मुझे आज ये बताइए, उन्होंने गुमराह किया कश्मीरी पंडित समाज को। उन्होंने कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिए, हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज आर के भट्ट साहब हमारी इज़्ज़त करते हैं, आर के भट्ट साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कभी कभी प्रेस क्लब में, या इंटरव्यू देते हैं कि नहीं जी कश्मीरी पंडितों के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, जॉब पैकेज नहीं मिली, वो नहीं। जब आपने कश्मीरी पंडित समाज को कहा कि वोट करो बीजेपी को, बीजेपी हमारे लिए भविष्य है, और आज कहा गया हम सब कश्मीरी पंडितों ने आप लीडर्स पे भरोसा किया ना, तो आज आप चुप क्यों हो? अश्विनी तरंगू साहब ने तो हाथ ही मिला दिया बीजेपी के साथ, वो तो बीजेपी में ही चले गए। तब तो हमें पता था ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पंडितों की पनून कश्मीर, और आज चुप है। आज जब उनसे पूछते तो कहते हैं विकास हो रहा है। अरे विकास को क्या करना है? आप अपनी कम्युनिटी का देखो ना, समाज का तो देखो, युवाओं का देखो। कश्मीरी पंडितों को जो आज रोजगार है 6000 जो पीएम पैकेज है, वो मनमोहन सिंह जी की देन है। मोदी साहब ने क्या दिया? अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995001। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एनसीपी ऋषि कलम जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप काफ़ी सारे टूर्स लगा रहे हैं, किस तरह के हालात आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के भी और भारतवर्ष के भी? क्या बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मैंने अभी पिछले 2 महीने में यूपी भी गया, मैं बिहार भी गया, छत्तीसगढ़ भी, दिल्ली भी, अपना स्टेट तो है ही। लेकिन बड़े अफसोस की बात मतलब ये है कि जिस जिस राज्य में मैं गया वहाँ का युवा दुखी है, वहाँ के बिजनेस पर्सन दुखी है। किसी को जिसका रोज़गार था आज वो भी दुखी है मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी सरकार ने जो अच्छे अच्छे दिन बताए थे कि अच्छे दिन आएंगे, नया जम्मू कश्मीर, नया भारत, अच्छा विकास होगा, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कहीं नहीं। आप बिहार चले जाइए, छत्तीसगढ़ राज्य जाइए, आप हरियाणा जाइए, वहाँ की कंडीशन देखिए, इंटरनल कंडीशन आप देखिए क्या है, अंदरूनी हालात क्या है, लोग कितना दुखी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो आखिरकार बेरोज़गार है। आप देखिए क्या होगा। ये इन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि नया भारत बनेगा, मेक इन इंडिया, बड़े बड़े उन्होंने दिखाए थे सपने, लेकिन कहाँ है? हम तो हाथ जोड़ते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर, खासकर मैं अपनी रियासत की बात करूं जो अब यूटी है, कि हमें पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमें नए दिन नहीं चाहिए। अब अच्छे दिन है वो आपके अच्छे दिन आए, हमारे कोई अच्छे दिन नहीं आए। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, कौन सा अच्छा दिन आया? किसको नया रोज़गार, कौन सी डेवलपमेंट? मुझे बताइए, 8-8 साल आज अगर मोदी गवर्नमेंट को हुए, अच्छे दिन कहाँ है? विकास क्या हुआ? मुझे बताइए। 370 भी गया, 35 ए भी गया, हमारा जो हक था वो भी गया। मुझे बताइए कौन सा हमें अच्छा दिन हमें देखने को मिला? ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं आसार हैं कि जल्द ही इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो एनसीपी का क्या स्टैंड है इलेक्शंस को लेके? देखिए, एनसीपी का, मैं माननीय पवार साहब से भी मिला हूँ, एनसीपी का एक ही स्टैंड है, जब तक जम्मू कश्मीर को उसका हक वापस नहीं मिलेगा, जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा, जब तक हमारा जो पुराना हक जो हमें था वो वापस नहीं मिलेगा इज़्ज़त से, सम्मान से, तब तक हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। और मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के किसानों को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की ज़मीन बचाना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों को बचाना चाहते हो, जम्मू के लोगों को, डोगरों की आइडेंटिटी की बात करते हैं, उनको बचाना चाहते हो, तो 370 जो है हमें वापस मिले, हमारा जो हक था वो हमें वापस मिले। जब तक हमारा स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिलेगा, जब तक हमारा जो हक था 35 का वो वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके क्या करेंगे? हमारे माननीय एलजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सब ठीक होगा। हम कैसे भरोसा करें? इलेक्शन के बाद वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, नया कोई एलजी आ जाएगा, हम किसको बोले, किसको गुहार लगाएंगे? पिछले तो 5 साल से हम भुगत रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितने एलजीज आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो टेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऐशो आराम कर रहे हैं। किस नौजवान की का मसला हल हुआ? किसकी ज़मीनें किसको वापस मिली? किसका हक? कोई भी एक काम बताओ जो मिल रहा है। एडवाइज़र्स की हालत देखिए, एडवाइज़र आते एक VIP टूर लगा लेते, किसी को मिलते नहीं है। मुझे बताइए, एलजी साहब कौन सा आम दरबार एलजी साहब ने लगाया? यहाँ जम्मू की जनता से मिले, चिनाब बेल्ट के लोगों से मिले, रजौरी पूंछ के लोगों से मिले, कश्मीर के लोगों से। आप कश्मीर जाइए, मैं 15 दिन कश्मीर में था, कश्मीर में लोग दुखी है। जो हाल कश्मीर के लोगों का है, कश्मीर के युवाओं का है, बात करते हैं आप आतंकवाद का, बात करते हैं मिलिटेंसी का, ड्रग्स की बात करते हैं, लोग गलत डायरेक्शन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों की कंडीशन आप देखिए,
लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि भाजपा सरकार ने हमसे जो वादे किए थे वो पूरा नहीं हुए। और ये मैं अफसोस से शर्म आती है मुझे ये कहना कि रविंद्र रैना जी का स्टेटमेंट ये आ रहा है। कल मैंने देखा कि कमल खिलेगा कश्मीर में। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कश्मीर की बात करते हो, पूरे भारत में इस बार कमल नहीं खिलेगा। मुझे बताइए किस हक से, किस मुंह से आप बोल रहे हो? आपने जम्मू कश्मीर में क्या विकास किया कि आपको लगता है कि कश्मीर में कमल खिलेगा? मुझे बताइए कौन सा आतंकवाद कम हुआ, कौन से कश्मीर में नया रोजगार मिला, कौन सी डेवलपमेंट? मैं अरफाज जी आपसे कहता हूँ एक बार कश्मीर आप विजिट करिए। कश्मीर में बच्चे से आप पूछिए, खारे गाँव में जाके देखिए क्या कंडीशन है, कौन सी डेवलपमेंट है? जीरो। ये बात करते हैं ना कश्मीर में मजबूर होते हैं वो पत्थर उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ही वैसी है। वहाँ के लोगों के साथ पिछले 30 साल से फेक प्रोमिसेस हो रहे हैं। और जब से भाजपा सरकार थी लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो हक था हमारा 370 का स्टेटहुड का, वो भी वापस ले लिया। हम तो इस टाइम मुश्किल है हमारी ज़मीनें बचाना। हमें तो डर है कि कहीं ऐसा कोई कानून ना आए कि हमारा घर भी हमसे ले ले। हमें तो ये लग रहा है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारी ज़मीनें भी नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। ये कंडीशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर कि कमल खिलेगा, 40 सीटें आएंगे, 50 सीटें आएंगे। अरे पहले ज़मीनी स्तर पे आप देखो डेवलपमेंट आपने क्या की है? आपने तो कुछ नहीं किया। आप देखिए जम्मू कश्मीर की हालत, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाल ही में आपने राजौरी में देखा, डीसी साहब गए थे और वहाँ तक एक एसएचओ ने उनका दरवाज़ा तक नहीं खोला। कश्मीर में जाइए, डिपकॉम जो है डिवीजनल कमिश्नर, मैं शर्म से कहना चाहता हूँ डिवीजनल कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि डिवीजनल कमिश्नर की चलनी नहीं है, डीसी की कोई सुनता नहीं है। मैं कश्मीर गया, मेरे मसले थे, लोग मेरे साथ थे, उनके मसले थे। अभी तक 3-3 महीने हो गए, एप्लीकेशनें गायब हो गई। वो कहते वहाँ ऑफिस में हमें तो मिली नहीं, सबमिट करके एप्लीकेशन वहाँ कहते हमें मिली नहीं। डिवीजनल कमिश्नर की चलनी नहीं है, इस्तीफा दो। क्या करना है ऐसे डिवीजनल कमिश्नर का, क्या करना है ऐसे डीसी का, जिसकी कोई आगे सुनेगा नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर टोटल फ्लॉप है। एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से कहता हूँ, यहाँ पे एलजी नहीं, हमें जल्द से जल्द इलेक्शन तब कराइए जब हमें हमारा स्टेटहुड वापस मिलेगा, 370 वापस मिलेगा। और आप क्या करते हैं यहाँ के लीडर्स? शिकंजा लगाते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, हाल ही में कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव भी हुआ था, जम्मू की बात कर रहा हूँ। जब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है तब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जेडीए या हमारे जो भी डिपार्टमेंट है वो खामोश क्यों रहते हैं? जब तक 4 स्टोरी बिल्डिंग बनती है, 3 स्टोरी, फिर आ जाते हैं कि ये उतारना है या ये डिमोलिश करना है। क्यों? इनके पास एक ही मुद्दा है, या तो बठंडी में फॉरेस्ट लैंड, या तो इनको जो गरीब ने किसी ने कुछ पैसे जोड़ के मकान बनाया होगा उसको तोड़ दो, वो इलीगल है। आज 50 साल 30 साल से वो रह रहे, आज इलीगल हो गया। 30 साल पहले इलीगल नहीं था, जब आपने परमिशन दी तब नहीं था। आप चाहते हैं बठंडी में बुलडोज़र लेके उसको तोड़ दो, तब तक नहीं था। मुझे बताइए ये क्या है? लोगों को हरासमेंट करने वाली बात है। फिर भाजपा सरकार कहती है नहीं जी ऐसा नहीं होगा, हम स्टे ऑर्डर लाएंगे। क्यों? निर्मल सिंह ने एनक्रोचमेंट की, निर्मल सिंह ने जो मकान इलीगल बनाया उस पर क्यों नहीं, आप क्यों नोटिस निकालते हो और फिर कोर्ट का लाते हो ऑर्डर? तोड़ो जाके। गरीब का तो आप बठंडी जाके पंजा लेके जाते हो तोड़ने के लिए, लेकिन उनके लिए अलग कानून है। ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल का भी राइट है, जम्मू कश्मीर के मुसलमान का भी राइट है, हिंदू का भी राइट है, हर एक का राइट है। ये रियासत किसी एक की नहीं है, तो इसीलिए आप किसी को बेवजह परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं। मैं कल बठंडी एरिया में भी गया था, वहाँ के लोग भी दुखी हैं। उन लोगों को भी डर है कहीं 3 बजे रात को, 4 बजे रात को बुलडोज़र ना लगे, हमारी ज़मीनें ना छीन ले। क्यों? जब 60 साल से वो रह रहे हैं, 60 साल से आपने उनको हक दिया, डीसी ने परमिशन दिया, सब ने, तहसीलदार ने परमिशन दिया, इसका मतलब वो करप्ट है। उन पे एक्शन लो ना पहले। आप गरीब को तो परेशान कर रहे हो, जिसने परमिशन दी उसको लो। इलीगल मॉल्स बने हैं, मुझे बताओ, उन पे तो कोई नहीं करेगा। क्यों? वो बिग गन्स हैं, उनके पास पैसा है। और गरीब के जो छोटा सा झोंपड़ी बना है उस पर आप जाते हो सुबह 4 बजे रात को पंजा लेके उसको तोड़ दो। कुछ सियासत वाले लीडर हमारे लगे हैं जो कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जाके वो पंजा तोड़ दो, जाके उनको वहाँ पे उनके घर तोड़ दो। क्यों? उनका कसूर क्या है? वो तो रह रहे, छाती तो उनने कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, ड्रग्स तो नहीं बेच रहे, आतंकवाद तो नहीं हो रहा है, छाती तो है, 2 कमरे तो है, क्यों तोड़ रहे हो? 60 साल से तो नहीं तोड़ रहे हो, अब तोड़ रहे हो। ये भी एक पॉलिटिक्स है। ऋषि जी, जिस तरह से आपने इंक्रोचमेंट की बात की, अभी कुछ ही समय पहले जो एक सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं जो सदियों से वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है खेती बाड़ी वहाँ पे ना करें। और कल ही जिस तरह से आपने देखा होगा बॉर्डर बेल्ट पे जो हंगामा हुआ, मुजाहरे हुए, जो वहाँ पे जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको लेके टोनी जी जो कि वहाँ के डीडीसी काउंसलर हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी वो मुजाहरा किया गया। तो क्या मतलब इस तरह के जो ये कानून थोपे जा रहे हैं आम जनता पे, क्या इससे जनता में जो है वो खुशी फैलेगी या दुखी होगी जनता? ये कानून जो है ना, किसानों की बात करते हैं ना, आज ये किसानों के ला जो इनने वापस लिया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खाली एक पॉलिटिक्स है। इलेक्शन तक इनने क्यों नहीं ये कानून वापस लिया? इलेक्शन से पहले आज ही क्यों? क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, यूपी के चुनाव हो चाहे जम्मू कश्मीर के हो, किसी राज्य के, इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन से पहले इन्होंने ये कानून वापस, ताकि वोट बैंक के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए, जो फार्मर वहाँ ऑलरेडी दुखी है पिछले 40 साल से, 30 साल से, चाहे मैं
जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं सुचीतगढ़ अक्सर जाता हूं, मैं बॉर्डर एरियाज़ पे जाता हूं। आप बात देखिए, वो दिन में खेती करके उनको कितनी दिक्कत होती है खेती करने, क्योंकि कब शेलिंग होगी, कब गोली चलेगी, कब क्रॉस फायरिंग होगी, उनको ऑलरेडी मतलब डर रहता है। तो मुझे एक चीज़ बताए, उनको हरासमेंट करने वाली क्या बात है? ये ज़मीनें, इनका प्लान है बीजेपी का, ये सारी ज़मीनें चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, ज़मीनें इकट्ठे करके अंबानी अडानी किसी बड़ी फर्म को देके, ताकि कल को उस पर कल्टिवेशन जो है वो कोई बड़ी फर्म को टेंडर अलॉट करेंगे, वो लगाएंगे, किसानों को बोलेंगे हम आपको मुआवजा देंगे, किसानों को बोलेंगे हम आपको कुछ देंगे, और वो ज़मीन अलॉटमेंट करेंगे किसी बिग गन को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो ये इनका प्लान है। मुझे बताइए ना, यहाँ पे जो टेंडर्स हो रहे हैं किससे पूछ के हो रहे हैं? कोई ओपन टेंडर नहीं। टोल प्लाजा की हालत देख लीजिए, कोई मनमानी, कोई 500 मांगेगा, कोई 300 मांगेगा, कोई 200 मांगेगा, कोई पूछताछ नहीं है। क्या है? और वो किसको अलॉटमेंट है? जो इनके अपने खास है, जो इनके वर्कर है, जो इनको पैसा चढ़ाते हैं उनके। मुझे ये बताइए ना, काम उन्हीं के हो रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले कानून निकाला कि कश्मीरी पंडित की ज़मीन उनको वापस दी जाए जल्द से जल्द। 15 दिन का टाइम दिया था। आज मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में मुझे बताइए किसकी ज़मीन वापस हुई? मुझे बताइए ना। हमारी तो नहीं, हज़ारों कनाल ज़मीन अभी तक कुछ वापस नहीं हुआ, एक मरला वापस है। वापस क्या होगा? वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को है नहीं, चाहे कश्मीर के लोग हो चाहे जम्मू के लोग हो, किसी की कोई सुनवाई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई नहीं, सब मनमानी करते हैं। मुझे आज ये बताइए, जम्मू कश्मीर में नौकरी की बात कर लीजिए, आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, चाहे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए भद्रवाह, चाहे जम्मू, चाहे कश्मीर, चाहे कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाइए, चाहे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाइए, स्टाफ कौन लगा है? हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का हक कहाँ है? मुझे बताइए, कौन सा जम्मू का वहाँ नौकरी कर रहा है? कौन सा कश्मीर का वहाँ नौकरी कर रहा है? कौन सा पंडित वहाँ नौकरी कर रहा है? कौन सा डोगरा, कौन सा मुस्लिम, कौन नौकरी कर रहा है? नौकरी कर रहे हैं बाहर के स्टेट के। मुझे बताए, क्या हमें रोज़गार देते हैं बाहर के स्टेटों में? हमें जॉब देते हैं? अरफाज जी, आपका कोई जाएगा बाहर यूपी बिहार कहीं जॉब करने के लिए, उसको देंगे? नहीं देंगे। हमारी रियासत में इन्होंने अपनी मनमानी की है, जो आ जाता है जॉब करता है। आप यूनिवर्सिटी चले जाइए ना। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू का कौन सा स्टाफ, कितने मेंबर जम्मू के? शेर कश्मीर चट्ठा चले जाइए, वहाँ स्टाफ देखिए, बैकडोर एंट्रीज़ नहीं है, या कहाँ से एंट्रीज़ है? कोई ऑर्डर नहीं निकला है, कोई टेंडर नहीं निकला है, कोई जॉब वैकेंसी नहीं निकला है। आप कैसे भर्ती कर रहे हैं? कश्मीर यूनिवर्सिटी की कंडीशन देखिए, सारा स्टाफ बाहर का है। तो कश्मीर के नौजवान कहाँ जाएंगे? जो पढ़े लिखे PhD डॉक्टर है वो कहाँ जाएंगे? इंजीनियर कहाँ जाएंगे? फिर वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए ना। उनको घर कैसे चलाना है? जिसके बूढ़े माँ बाप घर में है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो क्या करेगा जब उसके जो उसका हक है, जो उसकी ज़मीनें हैं, जो उसकी जॉब है, वो नहीं उसको मिल रहा है? अगर ठीक है, हम कहते हैं 317 आपने मान लो कुछ देर के लिए यूटी बना दिया, जो जॉब पैकेजेस है गवर्नमेंट जॉब से, वो हमें युवाओं को दो ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलना चाहिए। अब माता वैष्णो देवी ट्रस्ट चले जाइए, स्टाफ कहाँ का है? बाहर का है। जो यहाँ के पुजारी है, कुछ दिन पहले मैंने उनसे बात की, पुजारियों तक को हक नहीं है अपना, यहाँ पुजारी भी बाहर के हैं मंदिरों में। आप देखिए क्यों। ऋषि जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार जो है बार बार जो ये दावा करती है कि कश्मीरी पंडित जो अपनी ज़मीन वहाँ पे उनको वापस कर दी जाए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? जिस तरह से आप भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी भी वहाँ पे ज़मीनें, और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि वो ज़मीनें हमारी हमको वापस मिल जाएँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ पर? अरफाज जी, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। मैंने जेवन जगह है, वहाँ पर हमारे 350 कनाल ज़मीन है मेरे फादर साहब के नाम पर। तो मैं वहाँ पे इनके डिवीजनल कमिश्नर साहब के पास गया, मैंने DC साहब के पास भी गया, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन भी दी। मैंने कहा पिछले 25 साल से एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे, मुफ्ती साहब के टाइम से दे रहे, जब वो CM थे तब से दे रहे, उमर साहब के टाइम से। मैंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है? कहते नहीं जी, आपने 1960 में ये किसी को बेची है और वो पाकिस्तान चला गया। मैं कह रहा हूँ, अगर हमने बेची है, मेरे ग्रैंडफादर या किसी ने, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। अगर हमने बेची है तो 98 में इंतकाल मेरे फादर साहब के नाम पे, गिरदावरी, सब कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। वो आपके पास हैं? वो ओरिजिनल मेरे पास है। जब गवर्नमेंट मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, विद स्टैम्प, विद साइन, DCs के, तहसीलदार के, सब के। और उसमें बाज़ाब्ता लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो ज़मीन है ये मेरे फादर साहब के नाम पे। और आज अचानक मुझे ये बता दीजिए, ये कहते हैं 1960 में। और जब ये एप्लीकेशन, आप देखिए, ये एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन हम डिवीजनल कमिश्नर को दे रहे हैं। जब ये एप्लीकेशन हम वहाँ सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन वहाँ से गायब हो जाती है। क्यों? इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल रखा है। ऑनलाइन मुझे एक चीज़ बताया, अभी तक मैंने 200+ ग्रीवेंसेस की है, एक भी ग्रीवेंस का जवाब नहीं है। वो ग्रीवेंस डिलीट हो जाती है। क्यों? एप्लीकेशन, ये मैंने वहाँ पे कंसर्न अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा आप ये एप्लीकेशन का प्रोसेस देखो कहाँ पहुँची है। कहता है आपकी एप्लीकेशन ही मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें नेताओं का हाथ है, इसमें करप्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हाथ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वो ज़मीन बेच दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रैब की है, और आज एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा मुआवजा दो। हमने किसको बेची है? आपके पास तो कोई रिकॉर्ड होगा तो चुप हो जाते। डिवीजनल कमिश्नर कहते हैं हम, मैं मार्क करता हूँ, मार्क किया, कुछ भी नहीं। आखिरकार क्या है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी कम से कम 1000 कनाल ज़मीन है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन प्रोसेस, कल तहसीलदार साहब बोलते हैं सुबह होगा, शाम को होगा। कितने कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें वहाँ पे है? किसी, इवन
बदकिस्मती ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ओपनली कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर इंक्वायरी जो शमशान घाट दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में केलम विलेज में है, वो शमशान घाट में बिक गया है। कैसे? हैरानी की बात है, शमशान घाट तक इन्होंने भेज दिया। कैसे? एक तरफ से बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आओ, एक तरफ से शमशान घाट जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे बेच रहे हो उसको? किसने उस पर साइन किया और वो बिक गया? तो ऋषि जी, आपको लगता है कि सरकार की मंशा है वाकया में कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाना है? सरकार की मंशा अगर होती तो ये कोई अरफाज जी बड़ी बात नहीं थी कि बसाना। मुझे बताइए, सरकार की मंशा अगर होती, वो चाहती इसके लिए 1 महीने में इंक्वायरी, इसके लिए एक कोई सेटअप करके 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन ले सकते थे। ऐसी बात नहीं है। इसको पेंडिंग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सियासत कैसे होगी, कश्मीरी पंडितों पे सियासत कैसे होगी? पॉलिटिक्स है ये। और ये कश्मीरी पंडित जो लीडर कहते थे होमलैंड चाहिए, पनून कश्मीर है, मुझे आज ये बताइए, उन्होंने गुमराह किया कश्मीरी पंडित समाज को। उन्होंने कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिए, हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज आर के भट्ट साहब हमारी इज़्ज़त करते हैं, आर के भट्ट साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी प्रेस क्लब में या इंटरव्यू देते हैं कि नहीं जी कश्मीरी पंडितों के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, जॉब पैकेज नहीं मिली, वो नहीं। जब आपने कश्मीरी पंडित समाज को कहा कि वोट करो बीजेपी को, बीजेपी हमारे लिए भविष्य है, और आज कहा गया हम सब कश्मीरी पंडितों ने आप लीडर्स पे भरोसा किया ना, तो आज आप चुप क्यों हो? अश्विनी तरंगू साहब ने तो हाथ ही मिला दिया बीजेपी के साथ, वो तो बीजेपी में ही चले गए। तब तो हमें पता था ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पंडितों की, पनून कश्मीर, और आज चुप है। आज जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। अरे विकास को क्या करना है? आप अपनी कम्युनिटी का देखो ना, समाज का तो देखो, युवाओं का देखो। कश्मीरी पंडितों को जो आज रोजगार है 6000 जो PM पैकेज है, वो मनमोहन सिंह जी की देन है। मोदी साहब ने क्या दिया? मोदी साहब ने तो कुछ नहीं दिया। हमारी ज़मीनें तक ग्रैब की। किस अश्विनी तरंगू साहब से मैं पूछता हूँ, कौन सी ज़मीन आपने रिलीज़ करवाई? कौन सी एप्लीकेशन पे आपने सुनवाई की कि कश्मीरी पंडित की ज़मीन है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए? शमशान घाट तक ग्रैब कर दिया, किसने पूछा? कुछ भी नहीं करना है, खाली सियासत करते हैं। कुछ लोग करते हैं बठंडी पे सियासत, फॉरेस्ट लैंड पे, कुछ लोग सियासत करते हैं पंडितों पे, कुछ करते हैं कश्मीर पे। यही चल रहा है पॉलिटिक्स। और जब तक हम ये फिर से मांग करते हैं, इलेक्शन हम तब चाहेंगे, कब कॉन्टेस्ट करेंगे, जब यहाँ का स्टेटहुड और यहाँ की इज्जत जो हमारा 370 वापस मिलेगा, उसके बाद। चलें, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन जल्द ही हो सकता है, अगले साल के अंदर हो जाएं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 370 आप सबका हक है, 35 आपका हक है, स्टेटहुड आपका हक है, जॉब्स आपका हक है, ज़मीनें आपकी है। ये नहीं समझो कि ऋषि जी बोलेंगे, बीजेपी बोलेगा, कांग्रेस बोलेगा तो हम कोई सियासत कर रहे हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए, अगर आप इस टाइम बाइकआउट, इस टाइम इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपकी कल को कौन सुनेगा? मुझे बताइए। यूनिवर्सिटीज़ की हालत आप देख लीजिए, जॉब में आप अपनी हालत देख लीजिए, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं आम जनता से यही कहूँगा कि आप भी सरकार पे दबाव बनाएं। मैं ये नहीं कहता प्रोटेस्ट करो, लेकिन सरकार पे आप अपना हक छीनने के लिए एकजुट होइए, चाहे जम्मू कश्मीर के जितने लीडर्स हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत छोड़ के अपने हक के लिए लड़िए, अपने राइट्स के लिए लड़िए। हमें अपना 370 वापस चाहिए, अपना स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें हर एक जो जॉब्स हमें अपना हक चाहिए। ये कल को वरना ऐसी हालत होगी जैसे भटंडी में वो शिकंजा लेके, पंजा लेके कहते हैं कि तोड़ो इनको, खाली करवाओ, वरना वही कंडीशन होगी कल को। रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उन लोगों पर भी खतरा है। आज इन पे भटंडी पे खतरा है, कल को उन पे भी खतरा है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ एकजुट हो और अपने हक के लिए लड़े। और कल को ऐसा ना हो कि बाहर की फर्म्स आके, अडानी, अंबानी, बाहर के बड़े आके और इंडस्ट्रियलिस्ट आके आपकी ज़मीनें ले ले। और बॉर्डर एरियाज़ वालों से मैं खास कर ये कहता हूँ, आप एकजुट होइए। कल को ये ना हो कि आपकी ज़मीनें ले जाए। आपको बॉर्डर्स की ये लग रहा है इस टाइम, बोल रहे हैं नहीं जी खाली करो, कल को यही लैंड किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट होगी, आप क्या करोगे? किसकी सुनोगे? बीजेपी की बातों में मत जाइए। रविंद्र रैना जी या भाजपा के लीडर्स जो भाषण देते हैं उस पर मत जाइए। अपने ब्रेन अपना, अगर वोट में कॉन्टेस्ट भी करोगे, लेकिन उस कैंडिडेट को दो जो आपके साथ है। ये नहीं सोचो कि हमें बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी पॉलिटिकल, आप उसको वोट दो जो आपके साथ है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी NCP ऋषि किलमकोल जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।